क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। सभी क्वेश्चन के लिए आप लोग को 20 सेकंड मिलेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता क्या होगी। मतलब आप लोगों ने 2 लेंस को जोड़ दिया। दोस्तों जब भी 2 लेंस को जोड़ते हो तो नेट पावर का फॉर्मूला होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। तो पहला वाला पावर कितनी है, 2 डायोप्टर है। दूसरी वाली डायोप्टर कितनी है, ये भी 4 डायोप्टर है। तो 2 प्लस 4 आपका 6 डायोप्टर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल आप लोगों का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। में मान लीजिए ये आप लोग की ट्रेन थी, इसका मान लीजिए हॉर्न था, तो जिस फ्रीक्वेंसी का वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन जब आप लोगों के पास में ट्रेन आ रही है तो आप लोगों को उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये आपका इफेक्ट होता है दोस्तों डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, गलती ना करें आप लोग। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों की कोई गाड़ी है, इससे आप लोगों का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मान लीजिए एक लड़का ये रहा, इसका नाम रख देते हैं गोलू, और एक लड़का ये रहा, इसका नाम रख देते हैं मोलू। आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जब आप लोगों का कोई भी सोर्स आपके पास में आ रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या सुनाई देगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड आप लोगों को सुनाई देगा। और जब आप लोगों का कोई लड़का है मोलू है, देखिए इससे दूर जा रहा है, तो जब भी कोई साउंड का सोर्स दूर जाता है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत जने कंफ्यूज होते हैं कि जब आपके पास में, ठीक है, एक बार मैं चैट खोल देता हूँ, आपको चैट्स में आंसर देना है। दोस्तों जब ये साउंड का सोर्स आपके पास में आ रहा है तो साउंड की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज रहेगी, सेम होगी, कुछ जने बोल रहे हैं बढ़ेगी, कुछ बोल रहे हैं इंक्रीज होगी। आप लोगों के पास में एक ऑप्शन आएगा बढ़ेगी, ठीक है, और आप करोगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा ऐसे। समझ पा रहे हो बात को। चलिए एक बार चैट सेक्शन बंद कर देता हूं, मैं क्या पूछना चाह रहा था मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए देखिए साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, आप लोगों के मीडियम पे डिपेंड करती है कि साउंड एयर में अलग होगी, आपके सॉलिड में अलग होगी, ठोस में अलग होगी, गैस में अलग होगी। क्या यहाँ पर जो एयर है उसको चेंज कर दिया गया आपने, नहीं करा। टेम्परेचर के साथ में भी चेंज होती है क्या, एयर का टेम्परेचर चेंज कर दिया, नहीं करा। दोस्तों जो स्पीड होती है वो आप लोगों की क्या होती है, सेम होती है। अब आप लोग जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा। अब आपके तरफ जो साउंड आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी आपकी तरफ जो साउंड आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और जो आपसे दूर जा रहा है उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी तो लो होगी, लेकिन उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक चीज और बताता हूं दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाई पिच, और हाई पिच का मतलब क्या होता है, आवाज का पतली होना। समझ गए। और जब आप लोगों से कोई चीज दूर जा रही है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कैसे सुनाई देगी, लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लो पिच, और लो पिच का मतलब होता है आवाज मोटी। यानी जब आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तब आपको आवाज पतली सुनाई देगी, और जब आपसे दूर जाएगा तो आपको आवाज मोटी सुनाई देगी। सर फील करके बताओ। तो आप लोग खड़े हो, एक बाइक जा रही है आपके पास में, उसकी आवाज कैसे आती है आपको, समझ लो बात को। तो जब आपके पास आ रही है तब तो आवाज आपको पतली सुनाई दे रही है, और जब आपसे दूर निकल जाते हैं, जैसे पहले आ रही है अब देखो जा रही है तो मोटी सुनाई देती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। को खुरदुरा करने में इस्तेमाल होता है दोस्तों, कांच में लिखने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछे कांच पर लिखने पे किसका इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों, ये करा जाता है आप लोगों का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। यानी कौन सा इसमें आपका हेलोजन यूज होता है, फ्लोरीन यूज होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज मैंने आप लोगों को सुबह भी करवाया था, तो ध्यान रखेंगे आप लोगों को हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो यूज होता है वो कांच की खुदाई में या फिर कांच पे कुछ लिखने के लिए करा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कोई ऑप्शन आपको गलत दे दिया आपको थोड़ा सा, इसको ऐसे करो, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन कर लो, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन कर लो, है ना। आइसोब्यूटेन में लिख देता हूं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपका जो एलपीजी गैस होती है उसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है, प्रोपेन होता है। कितना होता है, 48% होता है। ब्यूटेन होता है आपका 50%, और आपका पेंटेन होता है 2%। और ये जो आपका ब्यूटेन होता है इसको आप लोग आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हो। तो मेजर कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, है ना, या ब्यूटेन और आप लोग प्रोपेन कर सकते हो। तो इसको लिख लो आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन। ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। Fe2O3 ये क्या है, आप लोगों का एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है, जो आप लोगों के एटलीस्ट 2 एलिमेंट से मिलकर बना हो और केमिकली कंबाइंड हो। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोग का कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पारे को बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है बिल्कुल सिल्वर की जैसे होता है। देखो आप लोग देख पा रहे हो, इसका जो अपीयरेंस होता है बिल्कुल सिल्वर की जैसे होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। ध्यान आप लोग रखेंगे। और ये इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में रहता है।
वस्तु द्वारा विराम की अवस्था, मतलब अगर वो रेस्ट में है और गति की अवस्था यदि वो मोशन में, तो इसके विरोध की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, मतलब वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर आपका मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। इसमें जो भी आप लोगों की पोजीशन में चेंज होगी, इसकी क्या करेगा, ये विरोध करेगा। किसकी वजह से करता है, इनर्शिया की वजह से करता है, जड़त्व की वजह से करता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ज्यादा होगा, आप लोग सभी जानते हैं पिच ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, आवाज का पतली होना। तो इनमें से जो आवाज सबसे पतली होगी उसके साउंड का पिच ज्यादा होगा। तो देखिए पुरुषों की ध्वनि, हमारी तो आवाज थोड़ी सी फ्लैट होती है, मोटी होती है, शेर का दहाड़ना ये भी मोटी आवाज होती है दोस्तों, मच्छर की भिनभिनाहट काफी शार्प आवाज होती है, यानी इनके साउंड का पिच क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर दिया जा रहा है आपके द्वारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप लोग जानते हैं आइंस्टीन लॉ क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन लॉ क्या बोलता है, वैसे ये ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। क्या बोलता है ये बोलता है जब भी कोई रिएक्शन होती है, तो मान लीजिए ये आप लोगों का रिएक्टेंट है और मान लीजिए कुछ आप लोगों का प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट का द्रव्यमान मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम था, और जो प्रोडक्ट बना उसका द्रव्यमान क्या था, 99 ग्राम था। तो 1 ग्राम आपका गायब हो गया ना, तो ये क्या बोलता है, जो भी मास आपका लॉस होता है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में 1000 किलोग्राम आपका रिएक्टेंट था, बाद में कितना बचा, 999 किलोग्राम में बचा, तो 1 किलोग्राम गायब हो गया ना। तो ये बोलता है 1 किलोग्राम को जब आप लोग प्रकाश का वेग, ये सी होता है प्रकाश का वेग, इसके स्क्वायर से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, तो आप लोगों को एनर्जी का मतलब अमाउंट मिल जाएगा, कि जब भी आपका मास लॉस होता है तो वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया। ओम्स लॉ आप लोग जानते हो, वी बराबर आई आर, और न्यूटन्स लॉ ए बराबर एम ए। सेकंड लॉ होता है ना ये, तो बी तो पक्का है आपका 1 से कनेक्ट होगा, बी आपका 1 से कनेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, अब आप सी, आपको मैंने बता दिया सी 3 से कनेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर आप लोग बताएगा ऑप्शन नंबर ए 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए बोला जा रहा है 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक आपका 3 ओम है और एक आप लोगों का 6 ओम, दो प्रतिरोध है सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको 18 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। लो भैया, आप लोगों ने 18 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, बताओ क्या दिक्कत है। अब आप लोगों को करंट का मान निकालना है, फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, V बराबर आई आर। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 18, चलिए दिया हुआ है। करंट आप लोगों को निकालनी है, आई का अमाउंट मान आपको निकालना है, लेकिन आर क्या है, तो ये आर 3 ले, ये 6 ले, तो दोस्तों इनको मिलकर एक बना दो। इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, समतुल्य प्रतिरोध निकाल लो। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2, तो इनको जोड़ लो आप 3 प्लस 6 करके, एक ही बना लो, तो ये आपका बन गया 9 ओम का। समझ गए। तो आप लोगों के पास में 18 बराबर आई, आर आपको दिया हुआ है कितना 9, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 18/9, यानी 2 एम्पियर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला या अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, फ्यूल के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब यूरेनियम का न्यूक्लियस है, जब इसमें आप लोग एक न्यूट्रॉन डालते हो, तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, फिर इससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन आप लोगों के निकलते हैं। फिर दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन होता है, ये यूरेनियम के दूसरे न्यूक्लियस पे जाता है, फिर 3 निकालेगा, फिर 3, फिर 3, 3, ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप लोगों को इसका सही इस्तेमाल करना है, आप लोगों को न्यूक्लियर रिएक्टर में इस एनर्जी का इस्तेमाल करना है, तो ये आपको जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अवशोषित करना पड़ेगा। इसके लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल होता है। दोस्तों कंट्रोल रॉड यानी नियंत्रक छड़ किसकी होती है, बोरोन की और कैडमियम की होती है, बोरोन एवं कैडमियम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा अमित शाह जी का डायलॉग है, आप क्रोनोलॉजी समझे। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, समय की अवधि का अध्ययन। ठीक है, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि मतलब उस वाले आप लोग टाइम को सोचो, क्रोनोलॉजी समझे, पहले ऐसा सोचते थे लोग, अब ऐसा सोच रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच टाइम द पीरियड इज इन विच टाइम पीरियड इज स्टडी, है ना, समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, अंततः किससे मापी जाती है दोस्तों, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फेडोमीटर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक ही जो आपको कुछ बच्चे 16% नॉटिकल आंसर दे रहे हैं दोस्तों, ये आपका नॉटिकल माइल होता है। नॉटिकल माइल क्या होता है, ये आप लोगों की स्पीड की एक यूनिट होती है, जिसका मतलब होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोग की जो शिप्स होता है ना, उसके स्पीड को मेजर करा जाता है नॉटिकल माइल में। तो राइट आंसर आपका अभी के लिए क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि समुद्र की गहराई के बारे में पूछा जा रहा है, किससे मापोगे, तो फेडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग, वायरस से होने वाली डिजीज है, किससे वायरस से होने वाली डिजीज है, ये कोरोना से पहले भी आ चुकी है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार चैट खोलता हूँ मैं, है ना, एक बार सुनोगे मेरी बात, मेरी बात सुनोगे।
आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए ना आप लोगों को 1 बजे वाली क्लास में, ये जो मैंने सेलेक्ट करे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करे हैं। और आप लोग देखेंगे रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए सारी हमारी 1 बजे वाली क्लास से, ये 4 बजे वाली क्लास से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा भाई 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि वो हम लोग जनरली पढ़ते नहीं है। और ऑब्वियसली बात है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एप्पल में कौन सी डिजीज होती है तो जनरली आप लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो बहुत रेयर चांस होता है और ना ही आप लोग याद रख सकते हो। 1000 तरह की बीमारी होती है। दोस्तों ठीक है, अब ओके है प्लीज, कई बार हो जाता है बफरिंग। अब ओके। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों पीवाईक्यू पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करा करिए बजाय कुछ भी आप लोग पढ़ने के। तो हमेशा मैंने जो आप लोगों को दोस्तों रेलवे में ना, मैं एक चीज बताऊं, कुछ बच्चों को शायद पता नहीं होगा कि मैंने आपको जीके भी कराई थी। आप बोले सर कब कराई थी? ये कराई थी मैंने लॉकडाउन में आपको, दोपहर 1 बजे वाली क्लास में। पूरी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप लोगों को दोस्तों वो क्वेश्चन उठा के देखिए ना, सेम क्वेश्चन आपके रेलवे में आ रहा है। मैंने क्या खुद से क्वेश्चन बनाए थे? क्या नहीं, मैंने सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे। आप देखो कई क्वेश्चन आए कि है ना, जलियांवाला बाग कब हुआ, उस समय वायसराय कौन था, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। तो बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी पढ़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, है ना, जिससे आपको एक्जेक्टली पता होता है। चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। और ये क्वेश्चन देखो आप लोगों से बहुत पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्ट में, इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी आप लोगों के वर्टिब्रेट्स होते हैं इनको हम लोग 5 क्लास में क्लासिफाई करता है। एक आपका स्पीशीज होता है, एक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स। तो इसमें अगर हम लोग बात करें आप लोगों के दोस्तों मैमल्स और एविस की बात करें तो ये आप लोगों के वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि ये आप लोग के कोल्ड ब्लडेड होता है। दोस्तों कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो इनमें से कोल्ड ब्लडेड कौन सा है? जो लिजार्ड हो जाएगा, ये आपका रेप्टाइल हो जाएगा, ये एम्फीबियंस हो जाएगा, ये फिशेस की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका फिशेस क्लास का आ जाएगा। तो ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के, इसके जो ये वर्ड है किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। अब क्लोनिंग का मतलब क्या था दोस्तों? क्लोनिंग का मतलब एक सिंपल भाषा में बताऊं तो फोटोकॉपी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फोटोकॉपी बनाना। फोटोकॉपी का मतलब क्या है? वैसा का वैसा उसको क्या करना, प्रोड्यूस करना। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का कोई जीव है, इसकी ऐसी कैसे दोस्तों क्या बना दी आपकी, वो कर दी। तो क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल विद आइडेंटिकल और वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए। उसके डीएनए से दोस्तों बिल्कुल वैसा का वैसा आपका जीव बनाना, दैट इज द क्लोनिंग। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएं। लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ये करता है फादर पे। कैसे करता है देखो ध्यान से समझिए। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं मेल और फीमेल में दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? सेल में 23 पेयर होते हैं, 46 होता है। तो इसमें से दोस्तों जो 1 से 22 पेयर होंगे वो मेल में और फीमेल में बिल्कुल सेम होंगे, एक्स 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 एक्स, जबकि फीमेल में भी एक्स 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 होंगे। 23वें पेयर की बात करें मेल में होता है आपके एक्स वाई, फीमेल में होता है एक्स एक्स। क्लियर? अब देखिए आप लोग का ये मेल हो गया एक्स वाई, फीमेल हो गया एक्स एक्स। तो अगर हम लोग इनके चाइल्ड की पॉसिबिलिटी देखें क्या क्या बनेगा? एक्स एक्स जो कि क्या होगी, लड़की होगी, एक्स एक्स ये भी आपकी लड़की होगी, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई और ये आपका हो जाएगा एक्स वाई। तो देखो पहली बात तो 50-50% चांस है एक्स वाई, ये तो एक्स वाई ये तो आप लोग के क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, एक्स 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 आपकी लड़की हो जाएगी। तो बेसिकली लड़की होगी, लड़का किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे कर रहा है आप लोगों का, क्योंकि अगर वाई आ जाता है तो लड़का, वाई नहीं आता है तो लड़की। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आप लोगों के फादर के क्रोमोसोम पे कर रहा है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सी, लेप्रोसी। कौन सी जीवाणु, कौन सी बीमारी जीवाणु की वजह से होती है? लेप्रोसी की वजह से। लेप्रोसी आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। मम्स की बात करें ये वायरस की वजह से होता है। अस्थमा की बात करें ये फंगस की वजह से होता है। समझ लो बात को। तो अगर हम लोग बात करें कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये लेप्रोसी नामक रोग, ये आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। तो डिजीज आप लोग अच्छे से करके जाना। वैसे तो हम लोग सारी डिजीज कर चुके हैं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि दूरदृष्टि से घोषित व्यक्ति, मतलब दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति बोल दो आप लोग, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ अ पर्सन अफेक्टेड बाय फार साइटेड। देखिए फार साइटेड का मतलब क्या होता है? आपका दूरदृष्टि जो जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती, निकट की साफ नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों जो भी हेल्दी ह्यूमन आई है उनके लिए नियर पॉइंट कितना होता है? उनके लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक अगर किसी वस्तु को रखोगे तो आप लोग उसको आराम से देख पाओगे। लेकिन जिनको डिजीज हो जाती है उनके क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है उनका। जैसे मान लो 36, अब वो 36 सेंटीमीटर से पास वाले देख ही नहीं सकते, कायदे से उनको कहां तक देखनी चाहिए थी? 25 सेंटीमीटर तक, लेकिन इनका नियर पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो किसी भी प्रकार का इसमें कंफ्यूजन नहीं रखे आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोग की दोस्तों जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, आप लोगों को पता है यहीं से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब, और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। तो यहीं से आप लोगों की क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों की अंदर आती है और ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर जाती है। यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की इस तरह की हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, तो ये आप लोगों के एक पौधे के ही प्रकार होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्लांट विदाउट सॉइल, ये बिना मिट्टी के पौधे होते हैं। तो बिना मिट्टी के पौधे होंगे तो कॉमन सेंस लगा के बताओ ये कहां पर होते हैं, ये तो ये आप लोगों के जल में होते हैं। तो जल में उगने वाले वनस्पति यानी जल में उगने वाले प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट बोलते हैं। इनमें दोस्तों मिट्टी की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है ना। मतलब आप लोगों की ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आप लोग इनको अगर आप लोग उर्वरक करना चाहते हो तो दोस्तों मिट्टी का यूज कर सकते हो, वरना ये आप लोग की मिट्टी की इनकी जरूरत नहीं है। तो बिना मिट्टी के पौधे होते हैं। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि मिट्टी इसमें डालो ही। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग पौधे होते हैं दोस्तों, एपिफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे उगते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे प्लांट्स पे केवल और केवल ये सपोर्ट के लिए होते हैं, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का ये वाला प्लांट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिफाइट बोलेंगे। दोस्तों ये जो आपके एपिफाइट होते हैं ये आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये इस वाले प्लांट से कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, कोई न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा, ये अपना खाता खुद बना रहा है। तो ये आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं पहली बात तो, और ये दूसरे पौधे पर केवल और केवल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोगों को पता है जो आपका ब्लड होता है इसमें 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 45% होता है ब्लड कॉर्पस्कुलर। इस 45% में आपका क्या क्या आता है, आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और आपके प्लेटलेट्स आते हैं। तो आप लोगों के 45 में से 41% तो आप लोगों का आरबीसी होता है, जबकि आप लोगों का क्या होता है, बाकी के 4% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आप लोग मुझे खुद बताइए, ब्लड सेल का 41% जो आरबीसी है, तो 41/45 आप लोग करोगे 93% आता है, तो लगभग लगभग 90% होता है आप लोग का। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आता है, कोई यूरिया के फॉर्म में निकलता है, टैली कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो यूरिया के रूप में निकालते हैं, और जो आपके यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में निकालते हैं, उनको हम लोग यूरिकोटैलिक बोलते हैं, और जो अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं इनको एमिनोटैलिक बोलते हैं। तो हम लोग कौन से हो जाएंगे, यूरियोटैलिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोगों को बता दूं 3 प्रकार के आप लोगों के जीव होते हैं, आप लोग उनको नाइट्रोजन अपशिष्टों के आधार पर यानी नाइट्रोजन युक्त गंदगी के आधार पर किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, इस बेसिस पे आप लोग उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। कुछ होते हैं आप लोग के एमोनोटैलिक, कुछ आपके होते हैं यूरियोटेलिज्म, कुछ होते हैं आपके यूरिकोटेलिज्म। टेलिज्म में आप लोग की प्रक्रिया कहलाएगी, और जो जीव होंगे उनको हम लोग यूरिकोटेलिक बोलेंगे। यूरियोटेलिज्म एक प्रक्रिया है, और जिनमें ये प्रक्रिया होती है उनको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक। एक एमोनोटेलिक जिनमें हो रही है वो एमिनोटेलिक, और जिन ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें अमोनिया बाहर निकलता है ये कहलाएगा अमिनोटेलिज्म। क्लियर, तो ये किसमें होता है, आपके फिश में, फ्रॉग में। अगर हम लोग बात करें आप लोगों से यूरियोटेलिज्म किस में होता है, ये आपके मैमल्स में होता है, स्तनधारी में होता है, और हम भी क्या है, मैमल्स है। तो हमारे में क्या आ जाएगा, हम किस प्रकार के उत्सर्जक हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे यूरियोटेलिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो आप लोग सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप हो, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसको आप लोग क्या बोलते हो, एनवायरमेंट बोलते हो। आपका क्या आपके एनवायरमेंट के साथ में कुछ रिलेशन है क्या, बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, प्लांट से ऑक्सीजन ले रहे हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, वो आप लोग का प्लांट ले रहा है। तो आपका एटमोस्फेयर से क्या आपका इंटरेक्शन है, इस पूरी की पूरी स्टडी क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।